everyone, welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the anti-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज का जो सेशन है ये हमारा यूनिट 6 के पार्ट डी के साथ डील करता है. एज ऑफ नाउ आप सब जानते हैं कि हमने यूनिट 6 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को डिटेल में डिस्क्राइब कर लिया, डिटेल में उसको हमने रिवाइज कर लिया. उसके अंदर हमने आपके यूनिट 6 के पार्ट ए में क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं रिसर्च के, एजुकेशनल रिसर्च कौन सी है, क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या है, क्वालिटेटिव अप्रोच क्या है, इनके हमने फ्लो चार्ट से हमने इसको कैटेगराइज करके एक क्लियर पिक्चराइजेशन ले ली है. इसी तरीके से हमने पार्ट 2 को भी डिटेल में डिस्क्राइब किया है जिसके अंदर हमने प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, अचीवमेंट टेस्ट क्या है, एटीट्यूडनल स्केल्स क्या है, क्वेश्चनर्स क्या है, तो इन सबको भी हमने फ्लो चार्ट्स के थ्रू डिस्क्राइब कर लिया. तो अगर आपने वो सेशन नहीं देखना सो आई वुड सजेस्ट यू, अभी तक नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो एंड सी दैट सेशन फर्स्ट एंड देन टू प्रोसीड विद दिस सेशन, क्योंकि ये सेशन पार्ट 3 आपका कॉन्टिन्यूएशन में है पार्ट 1 एंड 2 से. तो वो सेशन आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. ठीक है, ताकि आपको एक तरह का क्लियर पिक्चराइजेशन हो जाए कि किस टाइप ऑफ कैटेगरी में कौन से टाइप ऑफ रिसर्च इसके अंदर इंक्लूडेड है, इसको हम कैसे, कौन से टेक्निक्स का यूज़ करके हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, तो आज का जो सेशन है हमारा जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर हम कई तरीके के टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स पढ़ेंगे. नॉमिनल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, रेशियो क्या है, इसके साथ साथ क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस क्या है, इसके क्या क्या मेजर्स है, जैसे कि इसको कौन कौन से टूल्स है जिसके थ्रू हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक है, जैसे कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी क्या है, आपका वेरिएबिलिटी क्या है, फिड्यूशियरी लिमिट्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, और इसके अलावा इसके अंदर कितने कितने तरीके के टेस्ट आते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, तो इन सब का हम आज क्लियर पिक्चराइजेशन लेने वाले हैं. तो सेशन को एंड तक जरूर देखना. अगर कोई भी डाउट है किसी भी पॉइंटर से रिलेटेड या किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सो प्लीज़ फील फ्री एंड आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ताकि वहाँ से आपकी क्वारीज है वो रजिस्टर हो जाए और वहाँ से आपके क्वारीज को फुलफिल किया जाए. ठीक है, तो विदाउट फर्दर गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस सेशन. नाउ फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स. तो ये कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे मेजरमेंट स्केल्स के. तो अभी तक जैसे कि आपको एक तरह का ओवरव्यू देना चाहती हूँ मैं. यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने पढ़ा था, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं आपने देखा था कि वेरिएबल्स आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिस्क्रीट आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉन डिपेंडेंट होते हैं, इसके अलावा मॉडरेटर. तो ये सारे तरीके के वेरिएबल्स हैं. तो वेरिएबल्स है क्या एग्जैक्टली जो कि चेंज हो रहे हैं, तो उन्हीं के अंदर आप देखोगे कई तरीके के टाइप्स है, जो नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो. तो इन जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स है इसके अंदर कई तरीके के वेरिएबल्स आते हैं. ठीक है, यहाँ पे पहले देखोगे नॉमिनल. तो नॉमिनल एक तरह का मेजरमेंट स्केल है जिसके अंदर आपके सारे नेम्ड वेरिएबल्स आते हैं. नेम्ड वेरिएबल्स यानी कि जो कि नेम से उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि किसी का नाम हो गया, मतलब प्रॉपर नाउन में किसी का नाम हो गया, या वेजिटेबल्स के नेम्स क्या है, फ्रूट्स नेम्स क्या है, सीजनल वेजिटेबल्स के नेम्स क्या है, एनिमल्स नेम्स क्या है. तो इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो कि नेम्ड वेरिएबल्स है, जिनको नेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं. ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम क्लासीफाई करते हैं एज एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और कलेक्टिवली एक्सहॉस्टिव कैटेगरीज में. ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग होती है, जैसे कि मेरा नाम आपके नेम से एकदम अलग है, तो वो नेम्ड वेरिएबल्स है जिनकी हम इनको आइडेंटिफाई करें नेम्स के अकॉर्डिंग, कैटेगराइज करें नेम्स के अकॉर्डिंग. ये इस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं जिनके अंदर किसी तरह का न्यूमेरिक और न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं होते. ये क्वालिटेटिव होते हैं इन नेचर. ठीक है, जिनको हम इनके क्वालिटी से जानते हैं. यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ये ना ही ऑर्डर होते हैं, ना ही ऑर्डिनल होते हैं, ना ही डिस्टेंस बेस्ड वेरिएबल्स होते हैं, ना ही ये नेचुरल ऑरिजिन होते हैं. इनके अंदर जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं नॉमिनल टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल्स के अंदर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि नेमिंग वेरिएबल्स है, जैसे कि किसी का हेयर का कलर. ठीक है, ये आप देख सकते हो कि आपको पूरा टैबलेटेड फॉर्म में दिया हुआ है. दूसरी तरफ आता है ऑर्डिनल. तो ऑर्डिनल भी आपका एक ऑर्डिनल एक तरह का मेजरमेंट स्केल जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स आपके ऑर्डर में लगे होते हैं, जिसमें आप इनके जो वेरिएबल्स हैं इनको आप ऑर्डर में लगा सकते हैं. जैसे कि आपको किसी के रैंक को
यहाँ पे ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये सारे ऑर्डिनल आपके मेजरमेंट स्केल के अंदर आते हैं। जो ऑर्डिनल होते हैं आपके इसके अंदर क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्डर में आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी तरह का डिस्टेंस से नेचुरल ऑरिजिन नहीं होता। इसका एग्जांपल है कि जब आपको डेटा को डिस्क्राइब करना है उनके ऑर्डर में फिक्स करके, जैसे कि आप उनके जैसे कितना हैप्पी है वो, कितना न्यूट्रल है, कितना अनहैप्पी है, तो आप इसको ऑर्डर में फिक्स करके लगा रहे हैं। और आप देखोगे कि जो भी नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है ये नॉन पैरामीट्रिक होते हैं इन नेचर, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक होते हैं इन नेचर, क्योंकि ये इसके अंदर किसी तरह का नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए ये नॉन पैरामीट्रिक है इन नेचर। दूसरी तरफ आता है इंटरवल और रेशियो। जो इंटरवल और रेशियो होते हैं ये आपके होते हैं पैरामीट्रिक इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर आप आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, नंबर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है जो कि पैरामीट्रिक है। और इंटरवल में देखोगे, इंटरवल के अंदर आप क्या कर सकते हो, ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप फिक्स कर सकते हो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, लेकिन इनका कोई नेचुरल ओरिजिन नहीं होता। इसके अंदर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो इसके अंदर नंबर्स क्या होते हैं, नॉन डिफरेंसेस के अंदर होते हैं। और जैसे कि टाइम, जो इसमें कौन से वेरिएबल होते हैं, टाइम होते हैं, आपका टेम्परेचर होता है जो कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर लाई करता है। दूसरी तरफ आता है रेशियो। रेशियो एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिसको आप क्लासिफाई भी कर सकते हैं, ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, डिस्टेंस में भी ये होते हैं, इसके साथ साथ इनका नेचुरल ओरिजिन होता है। ये एब्सोल्यूट होते हैं इन नेचर, यानी कि जीरो एब्सोल्यूट है ये इन नेचर। मीनिंगफुल 0 पॉइंट होता है रेशियो बिटवीन वैल्यूज, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि हाइट एंड वेट ये रेशियो के फॉर्म में होते हैं, और ये दोनों वेरिएबल्स, दोनों टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल आपके पैरामीट्रिक होते हैं इन नेचर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप देखोगे ये आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट दिया हुआ है, और किसके अंदर, यहाँ पे जो नॉमिनल है इसके अंदर सारे के सारे नेम्ड वेरिएबल्स होते हैं। ऑर्डिनल के अंदर आपके नेम्ड वेरिएबल के साथ साथ ऑर्डर्ड वेरिएबल्स भी इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर आप वेरिएबल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके अलावा जो इंटरवल वेरिएबल होते हैं इसमें नेम्ड वेरिएबल्स आते हैं, ऑर्डिनल वेरिएबल्स भी आते हैं। आप वेरिएबल्स को किसी इंटरवल के अंदर, मतलब प्रोपोर्शनेट इंटरवल होता है बिटवीन दी वेरिएबल्स, जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, आप इसको इंटरवल के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा रेशियो एक ऐसे वेरिएबल है जिसमें आप नेम्ड, ऑर्डर, प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन दी वेरिएबल्स, और जिसके साथ आप ये एब्सोल्यूट 0 की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट। तो ये आपके सारे लेवल ऑफ मेजरमेंट है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये देख सकते हैं ये पूरा आपको बताया हुआ है डेटा, कि जो डेटा है वो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है डेटम के। अब इसके अंदर आप देखोगे कि कौन कौन से जो वेरिएबल्स है वो क्वालिटेटिव होते हैं, कौन कौन से क्वांटिटेटिव होते हैं। तो आप देखोगे जो क्वालिटेटिव डेटा है जिसके अंदर आप अपने वेरिएबल्स को जो वेरिएबल्स इसके अंदर आते हैं वो नॉमिनल आते हैं, बाइनॉमियल डेटा आता है और ऑर्डिनल डेटा आता है। मतलब इस डेटा के अंदर कैसे वेरिएबल्स है, जो आप और मतलब बाइनॉमियल डेटा देखोगे इसके अंदर ऐसे वेरिएबल्स आते हैं जो कि 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि गुड, बैड, ट्रू, फॉल्स। इसके अलावा नॉमिनल जिसको हम अनऑर्डर्ड डेटा भी कह रहे हैं, जिनको आप वेरिएबल्स नेम से कैटेगराइज कर रहे हैं, जैसे कि रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येलो कलर है, एनिमल्स नेम क्या है, आपके एनिमल्स नेम क्या है, वेजिटेबल्स नेम क्या है, फ्रूट्स नेम क्या है। तो ये नॉमिनल वेरिएबल्स है। दूसरी तरफ ऑर्डिनल वेरिएबल्स एक ऐसे वेरिएबल जिसको आप ऑर्डर कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर वे, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरीके से आप कैटेगराइज कर रहे हैं। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल होते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा में आपके सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरिक फॉर्म में होते हैं। न्यूमरिक फॉर्म इन द सेंस जो कि डिस्क्रीट डेटा होते हैं, कॉन्टिन्यूअस डेटा होते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जैसे कि कितना नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है, जिनको आप होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे इनके वेरिएबल्स होते हैं। दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूअस डेटा इसके अंदर आ जाता है। कॉन्टिन्यूअस डेटा एक ऐसा जिसके अंदर आप किसी की हाइट, वेट, इसको आप मेजर करते हैं। और जो कॉन्टिन्यूअस डेटा है ये फर्दर डिवाइडेड होता है इंटरवल और रेशियो में। जो इंटरवल होते हैं जो कि नॉन ट्रू 0 होते हैं, जैसे कि आपका टेम्परेचर। दूसरी तरफ रेशियो जो कि एब्सोल्यूट 0 होता है इन नेचर, जिसमें हाइट आ जाती है। ठीक है,
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरा आपका पिक्चराइज्ड वे में एक तरह का फ्लो चार्ट में आपको दिखाया गया है कि कौन कौन से आपके टाइप ऑफ मेजरमेंट स्केल्स होते हैं और किस किस तरीके के जो वेरिएबल्स है वो किन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, कैटेगोरिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है क्वालिटेटिव डेटा की और क्वांटिटेटिव डेटा की, और क्वांटिटेटिव डेटा में कौन कौन से आपके वेरिएबल्स आते हैं और क्वालिटेटिव में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस। अब बारी आती है क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस देखने की। तो फ्रेंड्स, जो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस है ये आपके दो तरीके के एनालिसिस हम करते हैं क्वांटिटेटिव में। तो पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस और दूसरा आता है इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। जो डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस एक तरह का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसके अंदर आप नंबर्स को यूज करते हो आपके डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए और उसे समराइज करने के लिए। ठीक है, डेटा को क्या यहाँ पे रेफर करता है, एक तरह का इंफॉर्मेशन कि आपने कैसे डेटा कलेक्ट किया है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, सर्वे के थ्रू, उनका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या है। इसमें आप डेटा को सिर्फ ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं इन अ मीनिंगफुल वे में। ठीक है, अब इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं और किसके फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, टेबुलेटेड फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हो ये मैंने कोई डेटा है वो कलेक्ट किया है, अब मैं इस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इस डेटा को फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो यही आपका आता है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस में कि व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कई तरीके के टूल्स आते हैं डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस के। कौन कौन से टूल है, जैसे कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, स्प्रेड ऑफ डेटा, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिड्यूशियरी लिमिट्स, स्क्यूनेस आ जाता है इसके अंदर, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आ जाता है जिसपे आप सिर्फ और सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ आता है इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस। तो इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इसका मेन फोकस होता है कि कंक्लूजन को निकालना है कंक्लूजन को हमें निकालना है। ठीक है, ये फोकस करता है ऑन ड्रॉइंग द कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन है उसके आप ड्रॉ कर रहे हो किसी तरह का कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल एनालिसिस। इसके अंदर इन्फ्रेंशियल डेटा एनालिसिस के अंदर आप अपने टेस्ट को, अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं, टेस्ट करते हैं, कोई डेटा को आप प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनल रिजल्ट्स होता है वो प्रोबेबिलिटी स्कोर्स यहाँ पे कहलाता है, जिसका मेन मोटिव होता है कि आपको कोई कंक्लूजन देना, कोई अपने स्टडी को कंक्लूड करना, अपने स्टडी को टेस्ट करना। इसके अंदर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, टूल्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, अनोवा होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस इसके अंदर इंक्लूड होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो हम क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में किस किस तरह का हम एनालिसिस करते हैं। पहला होता है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं, पॉपुलेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दूसरी तरफ आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो कि मेन फोकस होता है किसी तरह का कंक्लूजन ड्राइव करना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। ठीक है, नाउ अब आप देखें कि ये जो डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस है ये कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सेंटर टेंडेंसी आ जाता है इसके अंदर, सेंटर टेंडेंसी के साथ साथ फिड्यूशियरी लिमिट आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो इसको हम ध्यान से स्टडी करते हैं। तो पहला आता है सेंटर टेंडेंसी। तो सेंटर टेंडेंसी है क्या एग्जैक्टली, तो सेंटर टेंडेंसी आपको डिफाइन करता है एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर जो आइडेंटिफाई करना है एक सिंगल वैल्यू से, सिंगल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंटेटिव है एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। सेंटर टेंडेंसी क्या है, मतलब एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर जिसमें आप एक सिंगल वैल्यू से, एक सिंगल वैल्यू है उससे जो कि रिप्रेजेंटेटिव है आपके एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो हमारा सेंटर टेंडेंसी कहला रहा है। सेंटर टेंडेंसी बेसिकली आपको एक तरह का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन निकाल के देता है पूरे एंटायर डेटा का सिंगल वैल्यू से। ठीक है, सिंगल वैल्यू से, तो ये सेंटर टेंडेंसी आपका कहला रहा है। सेंटर टेंडेंसी एक तरह का डिस्क्रिप्टिव समरी होती है डेटा सेट्स की सिंगल वैल्यू से, जो रिफ्लेक्ट करती है सेंटर ऑफ द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग विद द वेरिएबिलिटी, यानी कि कितना डिस्पर्जन है आपके डेटा सेट्स में, तो वो आप सेंटर टेंडेंसी से डिफाइन करते हैं, सेंटर टेंडेंसी के थ्रू आप प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो सेंटर टेंडेंसी है ये बेसिकली क्या है, ये आपको किसी तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती इंडिविजुअल वैल्यूज का डेटा सेट्स में, लेकिन ये आपको एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव समरी निकाल के देती है आपके पूरे के पूरे डेटा सेट्स की। तो सेंटर टेंडेंसी आप कैसे निकालते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो, मीन से, मीडियन से और मोड से। मीन क्या होता है, मीन जिसमें आप एवरेज निकालते हैं कि सारे के सारे जो वैल्यूज है आपके डेटा सेट्स की उसको आप प्लस करके ऐड करके उसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो वो आपका मीन निकल जाता है।
दूसरी तरफ आता है मीडियन। मीडियन कि जिसके अंदर आप मिडल वैल्यू देखते हैं। मिडल वैल्यू आपके डेटा सेट्स के अंदर मिडल वैल्यू क्या है आपकी, जिसको आप अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, और फिर बाद में जाके आप इसका मिडल स्कोर निकालते हैं। मीडियन क्या है, एक तरह का मिडल स्कोर आपके डेटा सेट्स में। दूसरी तरफ आता है मोड। मोड यानी कि जो आपके डेटा सेट्स में फ्रिक्वेंटली अकर हो रही है वो आपकी मोड कहला रही है। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला ये होता है कि जब हमें एवरेज निकालना होता है, मीन निकालना होता है कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ डेटा सेट्स वैल्यू है उसको आपने टोटल किया, मतलब उसको आपने सम किया, बाद में जाके इसने टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो वो आपका मीन निकल गया। दूसरी तरफ मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि जो सेंट्रल वैल्यू, यहाँ पे दो केस होते हैं। मान लो अगर आपके डेटा सेट्स की वैल्यू, मतलब ये डेटा सेट्स की वैल्यू आपकी कैसी है, इवन नंबर में है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके अंदर आप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं विच इज n+1, जिसको आप डिवाइड करते हैं बाय 2 से, जिससे आपकी एक सेंट्रल और एक मिड वैल्यू निकलती है डेटा सेट्स की। ये इवन का केस होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज होती है आपकी डेटा सेट्स की, तो आप इसमें से आप इसको डिवाइड करके जो सेंट्रल जो वैल्यू होती है वो आपका मीडियन निकाल देती है, वो आपका मीडियन होता है। जैसे कि मान लो आपके पास ये पूरा डेटा सेट्स है, इस डेटा सेट्स में आप ऑड के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में निकालेंगे और जो सेंट्रल वैल्यू होगी हमारी वो मिड वैल्यू कहलाएगी। लेकिन इवन केस में आपकी जो मिड वैल्यू होती है वो आपकी n+1 होती है, ठीक है, यानी कि बीच की दो वैल्यू होती है यहाँ पे n+1, और तो ये आपका इवन केस में होता है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। नाउ जो आपकी सेंटर टेंडेंसी का मेजर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है आपकी डेटा सेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। मेनली मोड क्या होता है, मोड एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ सेंटर टेंडेंसी का केस है जो कि कैटेगोरिकल डेटा आपको प्रोवाइड देता है, और जो मीडियन वर्क करता है बेस्ट ऑर्डिनल डेटा के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको देखना है कि जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करे तो उसके लिए आपका जो मीन, मीडियन, मोड वो एक ही पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, इक्वल टू 0 होनी चाहिए। और आपका जो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करता है कि जो आपका डेटा सेट्स है ना वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनना चाहिए, उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये आपका कुछ आपके कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जो मोड होता है ये कैटेगोरिकल होता है इन नेचर, कैटेगोरिकल डेटा होता है। दूसरी तरफ जो मीडियन होता है ये ऑर्डिनल डेटा को बताता है। ठीक है, ऑर्डिनल डेटा ये बताता है। तो ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपकी जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है ये मीन, मीडियन, मोड इक्वल की दी हुई है कि नॉर्मल डेटा सेट्स की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, नाउ ये मोड है, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू इन योर डेटा सेट्स विच कॉल्ड मोड। नाउ फिर आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ही सेकंड आपका टूल होता है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है बेसिकली, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक तरह का स्टैटिस्टिक मेजर है जो कि आपके डेटा सेट्स के अंदर कितना डिस्पर्जन है वो दिखा रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्टैटिस्टिक दैट मेजर द डिस्पर्जन ऑफ अ डेटा सेट रिलेटेड टू इट्स मीन, जिसको आप कैलकुलेट करते हो एज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस कि आपके डेटा सेट्स की वैल्यू कितनी डिस्पर्स्ड है। ठीक है, डेटा सेट्स का कितना डिस्पर्जन है आपकी मीन से कितना वो डिस्पर्स्ड हो रहा है, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका कहला रहा है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसको आप कैलकुलेट करते हो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस से, जो कि डिटरमाइन करता है कि ईच जो डेटा पॉइंट है वो कितना डेविएट कर रहा है मीन से। ठीक है, कितना डेविएट कर रहा है मीन से, तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आपका रूट होता है वेरिएंस का। ठीक है, तो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका स्कोर है जिसका यानी कि वेरिएंस का ये स्क्वायर रूट है जो कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कहला रहा है। दूसरी तरफ आता है
यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आप कैलकुलेट करते हो। मान लो जितने भी पॉइंट्स होते हैं तो उन पॉइंटर्स को आप यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद आप उसके डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से, कि कितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है। तो वो आप उसमें देखते हैं कि हर एक डेटा की जो वैल्यू है वो मीन से कितना डेविएट कर रही है। तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे आप चेक करते हैं। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला कि जब हमें पॉपुलेशन का देखना होता है कि पॉपुलेशन की मीन से कितना डेविएट कर रहा है और दूसरी तरफ सैंपल के मीन से कितना डेविएट कर रहा है, तो उन दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। नाउ वेरिएंस क्या है? वेरिएंस हमारा थर्ड टूल है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक एनालिसिस का। वेरिएंस आपको क्या दिखाता है? वेरिएंस डिटरमाइन करता है बाय टेकिंग द मीन ऑफ डेटा पॉइंट, सब्ट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम ईच डेटा पॉइंट इंडिविजुअली। इसके अंदर आप हर एक डेटा पॉइंट को मीन के जो डेटा पॉइंट है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो बाय द मीन ऑफ ईच डेटा पॉइंट से इंडिविजुअली, और आप उसका इंडिविजुअली फिर बाद में उसका स्क्वायर निकालते हो। तो ये हमारा वेरिएंस कहला रहा है। वेरिएंस आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि डेटा के अंदर स्प्रेड साइज क्या है बेसिकली, जब आप उसे कंपेयर करते हो पूरे डेटा सेट्स के मीन वैल्यू से। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएंस कहला रहा है। वेरिएंस यानी कि स्प्रेड साइज कितना है। और वेरिएंस क्या होता है हमारा? वेरिएंस यानी कि आपका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। दूसरी तरफ जो आपका वेरिएंस है वो आपका स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया है कि when the variance gets bigger, more variation in the data value occur and there may be the larger gap between the one data value to another. If the data values are close together, the variance will be smaller. ये आपको वेरिएंस का केस बता रहा है, क्योंकि वेरिएंस आपको डेटा का स्प्रेड साइज बता रहा है कि कितना हमारा डेटा का स्प्रेड साइज है, कि जब हम उसका कंपेयर करते हैं उसके मीन से। और इसको आप कैसे करते हो? आप हर एक मीन जो डेटा पॉइंट का है उसको आप सब्ट्रैक्ट करते हो उसके मीन से इंडिविजुअली, तब जाके आपका वेरिएंस निकलता है। तो अगर लार्जर डेटा वैल्यू का के अंदर वेरिएशंस होगी तो इतना ही आपका वेरिएंस ज़्यादा होगा। अगर कम गैप होगा तो उतना ही आपका वेरिएंस कम होगा। ठीक है, नाउ ये आपको बताया हुआ है कि कैसे आप वेरिएंस निकालते हो। तो वेरिएंस को आप कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जब आप मीन की जो वैल्यू है उसको आप माइनस करते हैं ईच डेटा पॉइंट की वैल्यू से। ठीक है, ये डेटा ये स्कोर होता है जिसको आप ईच उसके वैल्यू से यानी कि मीन से जब आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर बाद में जाके आप इसका स्क्वायर कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं विद द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, तो वो हमारा वेरिएंस निकल जाता है। वेरिएंस यानी कि डेटा का स्प्रेड साइज कितना है। नाउ ये आपके पॉपुलेशन वेरिएंस दिया हुआ है, ये सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला दिया हुआ है। जब आपको पॉपुलेशन का वेरिएंस चेक करना है कि पॉपुलेशन की मीन से कितना वो डेविएट कर रहा है, कि क्या उसका डेटा साइज है, तो उसके लिए पॉपुलेशन वेरिएंस आप यूज करते हैं। दूसरी तरफ सैंपल वेरिएंस आप यूज करते हैं। ठीक है, नाउ फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये हमारा फोर्थ टूल है किसका? डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस का। तो ये फोर्थ टूल है, तो जिसके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा रहा है। एक इसको हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये आपको सिमेट्री बताता है अबाउट द मीन, सिमेट्रिक बताता है मीन की, कि शोइंग द डेटा नियर द मीन और मोर फ्रिक्वेंट इन अकरेंस देन द डेटा फार फ्रॉम द मीन। ये आपको बता रहा है कि जो डेटा है, हमारा जो डेटा है वो कितना मीन के पास है और कितना फ्रिक्वेंटली अकर हो रहा है मीन के नियरेस्ट, या डेटा कितना हमारे मीन से ज़्यादा है, मतलब मीन से दूर जा रहा है, स्प्रेड हो रहा है, दूसरी तरफ डेविएट हो रहा है। तो ये आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि डेटा सेट्स के अंदर कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा सेट्स की वैल्यू कितनी मीन से पास है, कितनी दूर है। तो ये आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चेक करते हैं। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, इसके अंदर जो मीन होता है वो हमेशा ही 0 होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और ये आपको दिखा रहे हैं। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये आपके डेटा की स्प्रेड को कंट्रोल करता है। ठीक है, डेटा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये कंट्रोल करता है स्प्रेड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्मॉल
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो इसका मतलब है कि आपकी जो जितनी भी डेटा की वैल्यूज है वो आपकी मीन के अराउंड क्लस्टर है। लेकिन अगर उसी तरफ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे जो डेटा सेट्स की वैल्यू है वो काफ़ी दूर है, मतलब मीन के अराउंड नहीं है, मीन से दूर जा रही है, तो उतना ही आपका जो वैल्यू है वो बिखरी हुई होगी और उतना ही आपका जो डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये रिप्रेजेंट करता है कि कितनी आपकी वैल्यूज मीन के अराउंड टाइटली क्लस्टर्ड है या मीन से दूसरी तरफ जा रही है, मतलब मीन से डेविएट हो रही है, कितना डेविएट हो रही है, कितना इसका स्प्रेड हो रही है। तो ये आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू ये रिप्रेजेंट करता है। तो यही इसका यूज़ है कि जब हमें चेक करना होता है कि हमारी वैल्यूज कैसे मीन्स के पास है, कितनी दूर वो जा रही है, कितना स्प्रेड हो रही है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। इसके अंदर जो मीन मीडियन मोड होता है वो इक्वल होता है। इसका जो कर्व होता है वो सिमेट्रिक होता है सेंटर से। इसके अलावा जो टोटल एरिया होता है वो अंडर द कर्व होता है, जिसको जो होता है 1। परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन की क्या कंडीशन होती है, मेनली कि जब आप मीडियन मीन और मोड आपका सेम वैल्यू को दिखाए कि मीन मीडियन मोड आपका इक्वल हो। ठीक है, और सेंटर से वो विजुअली रिप्रेजेंट करे, सेंटर में जो कर्व हो वो पीक पर हो। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि जब मीन मीन एंड मोड इक्वल हो, सिमेट्रिक उसकी साइड्स हो, मतलब हाफ ऑफ द वैल्यू आपकी डेटा सेट्स की इस नेगेटिव पे हो, हाफ वैल्यू आपकी राइट पे हो यानी कि पॉजिटिव हो, और वो असिम्प्टोमेटिक टेल हो। तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की। ठीक है, और हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का क्यों यूज़ करें, ताकि वो हमें ये दिखा पाए कि कितनी हमारी जो डेटा सेट्स की वैल्यू है वो मीन से के अराउंड है, वो कितना स्प्रेड कर रही है। तो इसलिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं और इसे कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया? तो ये आपको दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो एक तरह का एम्पेरिकल रूल होता है जो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड होता है। एम्पेरिकल रूल क्या दिखाता है? एम्पेरिकल रूल जो स्टैट्स में ये रिसर्चर को अलाउ करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यूज जो फॉल कर रहा है विद इन द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द मीन से वो कितना है, कितने प्रोपोर्शन में हमारी जो वैल्यूज है वो लाई कर रही है, कितने से कितने बीच में लाई कर रही है। मान लो अगर हमारी डेटा सेट्स की वैल्यू -1 से 1 की तरफ लाई कर रही है, तो इसका मतलब हमारी जो डेटा सेट्स की जो वैल्यू है वो मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर जा रही है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। अगर उसी तरीके से हमारा जो प्रपोर्शन है वैल्यूज का वो आपका लाई कर रहा है मतलब -2 से +2 के बीच में, तो इसका मतलब 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है कि हमारी जो डेटा सेट्स की वैल्यू है वो मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक डेविएट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हम एम्पेरिकल रूल फॉर्मूले का यूज़ करते हैं ये दिखाने के लिए कि हमारी जो प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू है वो कितने सर्टेन डिस्टेंस पे लाई कर रही है मीन से कंपैरेटिवली। समझ आ गया? तो ये आप इसके एम्पेरिकल रूल का आप यूज़ करते हैं। इसको हम 3 सिग्मा रूल भी कहते हैं। 68, 95 और 99.7। जो 68 है ये आपको पहला प्रोपोर्शन दिखाता है प्रोपोर्शन ऑफ वैल्यू का। ये आपको क्या दिखाता है कि 68% ऑफ डेटा फॉल्स कर रहा है विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लो 68% ऑफ वैल्यूज क्या कर रही है विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ इतने प्रोपोर्शन में लाई कर रही है। दूसरी तरफ अगर 95% ऑफ वैल्यूज अगर 95% है तो इसका मतलब क्या है कि 95% ऑफ वैल्यू है वो फॉल करी विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ सेकेंड, कि सेकेंड यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक वो डेविएट कर रही है मीन से और 95% ऑफ वैल्यू। तो ये आपको दिखाता है। इसी तरीके से अगर आपका 99.7% की जो प्रोपोर्शन वैल्यू है वो लाई कर रही है किससे मतलब 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक, तो ये आपको दिखाता है कि जो जितनी भी जो वैल्यूज है आपकी वो -3 से +3 के की तरफ लाई कर रही है और वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक डेविएट है मीन से। तो ये आपको दिखा रहा है, ये एम्पेरिकल रूल है। आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारा आता है 5th जो कि है फिड्यूशियरी लिमिट, जिसके अंदर हम कॉन्फिडेंस लेवल सिग्निफिकेंस लेवल चेक करते हैं। तो फिड्यूशियरी लिमिट आपको दिखाता है जिसको हम कॉन्फिडेंस लेवल भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है एक तरह की प्रोबेबिलिटी। ये एस्टिमेट करता है आपका लोकेशन क्या है स्टैटिस्टिकल पैरामीटर की, मतलब पॉपुलेशन का मीन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, पॉपुलेशन का मीन किस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो वो आप फिड्यूशियरी लिमिट के थ्रू दिखाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके जिसमें आपको फिड्यूशियरी लिमिट चेक करनी होती है। तो उसका मैं आपको फॉर्मूला भी अभी यहाँ पे बताती हूँ, तो वो आप देखते रहना साथ साथ।
यहाँ पे देखिए बेसिकली जो फिड्यूशियल लिमिट है ये आपको क्या दिखा रहा है कि आपका स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है, यानी कि अर्थमेटिक मीन है, पॉपुलेशन का मीन है, वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, जिसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कह रहे हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या इस्टेब्लिश करता है, मान लो अगर 95% है तो मतलब जो कैलकुलेटेड स्टैटिस्टिकल वैल्यू है वो सैंपल के ऊपर बेस्ड है, और वो क्या एस्टिमेट करेगी कि आपकी 95% चांसेस है कि आपकी जो वैल्यू है वो उस जो आपका पॉपुलेशन है वो इस इंटरवल में लाई करे। अब जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर अदर वर्ड्स में इसको देखें तो इसका मतलब है अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल आया, ठीक है, एक दूसरी तरफ 99 ले लेते हैं, ठीक है, अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल आया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 95% चांसेस है कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो आपने जो एस्टिमेट किया है जो इंटरवल उसके अंदर लाई करे। अगर 99% आया है यहाँ पे तो इसका मतलब है कि 99% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो इसी इंटरवल में लाई करे। और जो एरर आने के चांसेस यहाँ पे है वो 1% है, कि 1% ऐसा चांस है सिर्फ कि यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस जो आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो इससे बाहर जाए। अगर 95% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आता है तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे चांसेस एरर आने की जो चांसेस है वो 5% है। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे जो फिड्यूशियरी लिमिट है इसका फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर आप बी को प्लस एंड माइनस करते हो 1.96 से, इसको इंटू कर देते हो बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बी से, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, फिर आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आपको दिखाता है डिस्टॉर्शन कितना है, डिस्टॉर्शन और असिमेट्री दैट डेविएट्स फ्रॉम द सिमेट्रिकल बेल कर्व और अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन अ सेट ऑफ डेटा। स्क्यूनेस कि आपका डेटा किस तरफ झुकाव में है, किस तरफ झुका हुआ है। एक तरह का डिस्टॉर्शन को ये रेफर करता है, एक तरह की असिमेट्री को दर्शाता है। सिमेट्रिकल बेल कर्व में जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसके अंदर कितनी असिमेट्री है तो उसको स्क्यूनेस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्यूनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अगर मान लो यहाँ पे आपका जो डेटा राइटली स्क्यूनेस होता है, मतलब पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मीन आपका ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू मीडियन देन मोड। अगर आपका यहाँ पे जो डिस्टॉर्शन है वो आपका लेफ्ट साइड पे जाएगा, यानी कि नेगेटिवली स्क्यूड है, तो इसका मतलब है मीन यहाँ पे लेस होगा कंपैरेटिवली टू मीडियन देन मोड। ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया हुआ था। ये देख ली पॉजिटिव स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस क्या है। अगर पॉजिटिव स्क्यूनेस आता है तो इसका मतलब जो मीन है हमारा वो ग्रेटर देन मीडियन है, देन ग्रेटर देन मोड है। अगर नेगेटिवली स्क्यूड आता है तो इसका मतलब जो अपोजिट केस होता है पॉजिटिवली स्क्यूड से, इसके अंदर जो हमारा मीडियन है जो वो ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू मीन। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था, तो वही हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली आपको बता क्या रहा है स्क्यूनेस आपको बता रहा है कितना डिस्टॉर्शन आ रहा है आपकी असिमेट्री में, मतलब सिमेट्री कितनी हो रही है, असिमेट्री कितनी हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो वो आपको स्क्यूनेस दिखाता है। ठीक है, अगर नेगेटिवली है तो यानी कि नेगेटिवली तरफ आपका डेटा झुका हुआ है, पॉजिटिवली है तो यानी कि पॉजिटिव डेटा आपका झुका हुआ है, जिसमें मीन आपका ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू मीडियन देन मोड। और इसका ये आप देखते हो कि राइट स्क्यूड होता है जिसमें मीन ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू मीडियन देन कंपैरेटिवली टू मोड। दूसरी तरफ लेफ्ट वाला होता है जिसके अंदर मीन लेस होता है कंपैरेटिवली टू मीडियन देन मोड। तो ये इसका पूरा आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके थ्रू आप इसको डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है इसके अंदर कितना डिस्टॉर्शन है, कितना असिमेट्री है। नाउ फिर आता है इसको आप मेजर कैसे करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला है जो आपको पियर्सन ने दिया है, काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, तो वो आप देख सकते हैं। पियर्सन ने आपको फॉर्मूला दिया है जिसके अंदर x आपको डिफाइन करा है मीन की वैल्यू, m आपको डिफाइन करा है मोड की वैल्यू, जिसको आप डिवाइड करते हैं बाय दी s। ठीक है, दूसरी तरफ आपको SQ SK2 का फॉर्मूला दिया हुआ है,
ये भी आपको पियर्सन ने स्क्यूनेस को डिफाइन करने का फॉर्मूला दिया है, ठीक है। ये एस आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। नाउ नेक्स्ट इज कर्टोसिस। अब कर्टोसिस क्या है? कर्टोसिस एक तरह का सेट्स के लिए मेजर है जो डिफाइन करना कि कितना आपका हैवली द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितना आपका जो टेल है वो अप जा रही है या लो जा रही है, तो वो आप कर्टोसिस से डिफाइन करते हैं। कर्टोसिस मेनली आपका ये दिखाता है कि एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेजर कि हाउ हैवली द टेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द टेल्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल है उससे कितना हैवली जा रहा है, कितना लो जा रहा है, और कितना यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है कि कितना आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे है, तो उसके लिए आप कर्टोसिस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखाया गया है। जो कर्टोसिस होता है बेसिकली शार्पनेस को दिखाता है, शार्पनेस ऑफ द पीक। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के कंपैरेटिवली जो कर्व है वो कितना शार्प है, उसकी पीक क्या है। ये आप देखोगे यहाँ पे 3 तरीके की कर्टोसिस होते हैं। पहला है लेप्टोक्रेटिक, सेकंड है मेसोक्रेटिक और थर्ड है आपका प्लेटिकर्टिक। जो कर्टोसिस होता है इसको आप डिफाइन करते हैं बीटा 2 से, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका बीटा 2 होता है वो इक्वल टू 3 होता है। यहाँ पे अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू है 3 इसे ग्रेटर देन 3 होगा बीटा यानी कि कर्टोसिस, तो इसका मतलब है जो कर्व है वो मोर पीक्ड होगा, मतलब वो कर्व है वो काफी पीक पे होगा। ये आप देख सकते हो, जो कि हम लेप्टोक्रेटिक कह रहे हैं, ठीक है। आइडियल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर ये ज्यादा है 3 के कंपैरेटिवली ज्यादा है तो इसका पीक आपका हायर है, और इसका आप ग्रेटर देन 3 होगा जिसको हम लेप्टोक्रेटिक कह रहे हैं, ठीक है। और ये ग्रेटर देन 0 होगा, लैम्डा से ये 0 होगा, लैम्डा के कंपैरेटिवली ये 0 से ज्यादा होगा। दूसरी तरफ मीजोकर्व आपका जिसके अंदर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन को अटेन करता है, जिसके अंदर बीटा 2 आपका 3 है, वाई भी इसका आपका 3 है, मतलब 0 है। इसके अलावा सी आपको दिखाता है कि जिसके अंदर आपका जो कर्व है वो कितना फ्लैट है, कितना प्लेटी है, मतलब जिसके अंदर आपका जो कर्टोसिस है वो लेस देन 3 है, और जो आपका लैम्डा है वो लेस देन 0 है। तो ये आपकी कंडीशन आपको दिखा रहा है। बेसिकली जो आपका कर्टोसिस है ये आपको अपनी पीक की शार्पनेस दिखाता है, शार्पनेस ऑफ द पीक ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के कंपैरेटिवली हम देखते हैं हमारे जो ग्राफ है वो कितना पीक पे जा रहा है, कितना हाई पीक पे, कितना लो पीक पे, तो उसको हम कर्टोसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। हैवली टेल्स कितनी हैवली है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो उसको हम कर्टोसिस से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ तो अभी अब तक हमारा जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस के कौन कौन से टूल हैं। पहला है मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, जिसमें मीन मीडियन मोड निकालते हैं, वेरिएबिलिटी चेक करते हैं, फिड्यूशियरी लिमिट निकालते हैं यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल कि कितना आपका जो पैरामीट्रिक मीन है यानी कि आपका जो पॉपुलेशन का मीन है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, वो हमने चेक करा। इसके अलावा हमने यहाँ पे चेक करा कि मतलब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का क्यों यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, और इसके अलावा कौन कौन सा एम्पिरिकल रूल है। तो ये जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी है, कर्टोसिस, स्क्यूनेस वगैरह, ये सब कुछ आपके डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस के टूल्स है, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है। दूसरी तरफ बारी आती है चेक करने की टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर क्या है। तो ये मैंने आपको अपनी वीडियो फर्स्ट के अंदर भी सेशन के अंदर दिखाया गया है कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या है। तो हम बेसिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए करते हैं कि जिसके अंदर हम इसके बेसिस पे ये निकाल पाए कि हमें नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो अगर मान लो टाइप 1 एरर एक तरह की टेंडेंसी टू अकर दी टाइप 1 एरर कि जब हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें कि जब वो राइट है, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। टाइप 2 एरर को हम फॉल्स नेगेटिव कहते हैं, जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो रिजेक्ट करते नल हाइपोथेसिस को, जो कि वो एक्चुअली यहाँ पे फॉल्स था। मतलब यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन कि जब हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें, राइट को रिजेक्ट कर दें,
तो ये टाइप 1 एरर है और ये टाइप 2 एरर है। यहाँ पे अल्फा और बीटा आपको दिखाता है। यहाँ पे अल्फा आपको क्या दिखा रहा है, एक तरह की प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर, जो हम रिजेक्ट कर दें नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू है। बीटा यानी कि आपका जिसको हम फॉल्स नेगेटिव कह रहे हैं, यानी कि फेलिंग टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट एक्चुअली फॉल्स, यानी कि फॉल्स को हम एक्सेप्ट कर लें। तो ये आपको दिखाया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगी सिलेबस में आपको दिया हुआ है यहाँ पे पावर ऑफ स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे जब आप करेक्ट डिसीजन ले रहे हैं, जब आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है, आपने उसे एक्सेप्ट करा है, तो वो आपका करेक्ट डिसीजन कहलाता है। इसको आप कॉन्फिडेंस लेवल कहते हैं, यानी कि 1 माइनस अल्फा। दूसरी तरफ जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और जब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये आपका करेक्ट डिसीजन कहलाता है, जिसको हम 1 माइनस 1 पावर ऑफ टेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे चार्ट के मतलब एक छोटा सा मैं नोट के थ्रू समझा देती हूँ। चांसेस ऑफ कमिटिंग द टाइप 1 एरर, जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको हम कह रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू था लेकिन आपने उस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ आपका आता है बीटा जिसको हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव, कि ऐसी सिचुएशन जब आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स था लेकिन आपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बीटा यानी कि टाइप 2 एरर कह रहा है, टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी कमिट करने की। दूसरी तरफ आता है आपका करेक्ट डिसीजन, यानी कि 1 माइनस अल्फा, ये होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कि जब आपका नल हाइपोथेसिस राइट था और आपने उसको ट्रू था जब आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस लेवल होता है। दूसरी तरफ आता है पावर ऑफ टेस्ट, यानी कि 1 माइनस बीटा, जिसमें आपने करेक्ट डिसीजन लिया है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस गलत था और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। गलत को गलत कहना विच इज पावर ऑफ टेस्ट, जो गलत है उसको गलत कहना, पावर ऑफ टेस्ट जो सही है उसे सही कहना, वो आपका होता है कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से ये आपका टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर के अंदर आता है, जब हम हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करते हैं, किसके बेसिस पे टेस्ट करते हैं। नाउ अब आता है इफेक्ट साइज। इफेक्ट साइज क्या होता है? इफेक्ट साइज होता है आपका एक तरह का क्वांटिटेटिव मेजर, जो आपका मैग्नीट्यूड बताता है एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट का। अगर लार्जर होगा इफेक्ट साइज, तो इसका मतलब है कि हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन द दो वेरिएबल वो भी स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, इफेक्ट साइज आपका क्या बताता है? इफेक्ट साइज बेसिकली आपको बताता है कि ये मेजर करता है साइजेस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है, क्या उसका साइज है और क्या डिफरेंसेस है दो ग्रुप के मीन में। तो ये आपका इफेक्ट साइज होता है। जो इफेक्ट साइज को कैसे मेजर करते हैं कि जो आपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया होता है, इसको आप माइनस करते हैं कंट्रोल ग्रुप के बीच से और इसको डिवाइड कर देते हैं बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो आपका इफेक्ट साइज निकाल के दिखाता है। ठीक है, ये आपको दिखाया गया है। और इफेक्ट साइज को आप डी से डिनोट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली आपको दिखाता है कि जो मीन है कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का जो मीन है, इसको जब हम माइनस करते हैं कंट्रोल ग्रुप के मीन से, जब डिवाइड करते थे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो आपका इफेक्ट साइज दिखाता है कि ये मेजर करता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या एसोसिएशन है और क्या वेरिएबल्स का डिफरेंसेस क्या है दो मीन के बीच में। अब आपका आता है पैरामीट्रिक टेस्ट और नल पैरामीट्रिक टेस्ट। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, इतना क्लियर है। अब हम प्रोसीड करते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं, नल पैरामीट्रिक टेस्ट कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट और नल पैरामीट्रिक टेस्ट को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है, उसके अंदर ही पैरामीट्रिक टेस्ट आता है। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट बेसिकली यूज होते हैं अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ये आपका डिटरमाइन करता है कि वेदर जो प्रिडिक्टर वेरिएबल है, क्या इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप दिखा रहा है आउटकम वेरिएबल में, कि जो आपने सोचा है क्या वो जो प्रिडिक्टर वेरिएबल है क्या वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकाल के देगा आपको। तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं। एक तरह का ये डिफरेंस निकाल के बताता है मतलब दो या दो से ज्यादा ग्रुप के बीच में। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट को कैसे करते हैं?
यहाँ पे जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वर्क करता है, कैलकुलेट करता है टेस्ट स्टैटिस्टिक को, एक तरह के नंबर जो डिस्क्राइब करता है कि हाउ मच द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स इन योर टेस्ट जो डिफर कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस पे। ठीक है, इसको हम पी वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। मान लो अगर आपने यहाँ पे जो सोचा है दो वेरिएबल्स के बीच में आप देख रहे हैं रिलेशनशिप क्या है, आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल देखा। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल से, यानी कि आपका जो आउटकम आपको निकाल के दे रहा है, तो आपका जो स्टडी है वो स्टैटिस्टिकली होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका दो वेरिएबल्स के बीच में किसी तरह का एसोसिएशन नहीं है, किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, तो ये आपका क्या है, नॉन स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है, यानी कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में किसी तरह का डिफरेंस नहीं है। तो इसको डिफरेंस को चेक करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का यूज करते हैं। समझ आ गया? और इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी वैल्यू से, यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्री वैल्यू जो पी वैल्यू है वो एस्टिमेट करता है कि हाउ लाइकली इज दैट यू वुड सी द डिफरेंस विच डिस्क्राइब बाय द टेस्ट स्टैटिस्टिक नल हाइपोथेसिस ऑफ नो रिलेशनशिप विद टू, यानी कि नल हाइपोथेसिस में और अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कैसा डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस निकाल के दे रहे हैं, तो उसको आप पी वैल्यू से चेक करते हैं, उससे एस्टिमेट करते हैं, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यू। नाउ अब यहाँ पे डिफरेंस होता है पैरामीट्रिक टेस्ट में, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में। जो पैरामीट्रिक टेस्ट है वो बेसिकली हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज करते हैं कि जब वो आपका नॉर्मल आपका डेटा सेट से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। लेकिन दूसरी तरफ जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है इसके अंदर किसी तरह की अजम्पशन हम नहीं निकालते, इसके अंदर आप क्या करते हो, मीडियन वैल्यू का यूज करते हैं। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसके अंदर आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, आपको एक तरह का जनरलाइजेशन और किसी तरह का रिकॉर्ड वो जनरेट करके देता है रिगार्डिंग द मीन। लेकिन जो नॉन प्रोबेबिलिटी जो नॉन पैरामीट्रिक होता है इसके अंदर किसी तरह का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन नेचर। ये आपको किसके ऊपर बेस्ड होता है कि मीडियन के अंदर क्या डिफरेंसेस है, इस पे आप मीन के बेसिस पे डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हो, लेकिन इसके अंदर मीडियन के बेसिस पे ये आपका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस पे किसी तरह की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन फॉलो नहीं करती। और ये आपका क्या डिटरमाइन करता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल पे। और ये आप कैसे करते हो, इंटरवल और रेशियो लेवल पे, है ना। पहले हमने देखा था ना कि कौन कौन से वेरिएबल्स सब किस किस तरह के जो टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स होते हैं उसको हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। जो ऑर्डिनल और नॉमिनल होते हैं उसको हम नॉन पैरामीट्रिक कंडीशन में यूज़ करते हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन में हम यूज़ करते हैं, और वो नॉन पैरामीट्रिक होते हैं नेचर। दूसरी तरफ पैरामीट्रिक होते हैं कि जो कि आप स्टैटिस्टिकली हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, और जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है, और जो कि आपके होते हैं इंटरवल और रेशियो। अब ये आपको कंपैरिजन के थ्रू बताया गया है कि जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जिसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पॉपुलेशन पैरामीटर की, जिसके अंदर आप एक तरह का अजम्पशन निकालते हो पैरामीटर के बारे में, और जिससे आपने सैंपल लिया होता है। दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी टेस्ट आप तब यूज़ करते हो जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होता है, इसके अंदर किसी तरह की स्पेसिफिक अजम्पशन नहीं होती। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे आप पैरामीट्रिक टेस्ट को तब यूज करते हो कि जब आपके पास पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ठोस सॉलिड इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को तब यूज करते हो जब आपको पॉपुलेशन के बारे में कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं होती, अनअवेलेबल होता है। यहाँ पे बेसिक होता है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो लेकिन इसकी तरफ यहाँ पे नॉन आर्बिट्री हो। ठीक है, नॉर्मल हो और आर्बिट्री हो, उसके लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ करते हैं। मेजरमेंट स्केल का कब आप इंटरवल और रेशियो यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल अप्लाई होता है। यहाँ पे कौन सा मेजर ऑफ सेटेंडेंसी यूज़ करते हैं, मीन, कि मीन का आप देखते हैं, मीन की कंपैरेटिवली चेक करते हैं। और दूसरी तरफ मीडियन का यूज़ करते हैं आप, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स आते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, और दूसरी तरफ वेरिएबल्स के साथ साथ एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आते हैं। जो इसके अंदर आप टेस्ट यूज़ करते हैं वो पियर्सन टेस्ट यूज़ करते हैं, इसके अंदर स्पीयरमैन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे जो पियर्सन ने अपने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं, इंक्लूड होते हैं। दूसरी तरफ स्पीयरमैन में आपके यहाँ पे नॉन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, यानी कि ऑर्डिनल होते हैं सारे वेरिएबल्स। ये आपको पूरा क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि हाइपोथेसिस टेस्ट जो आप कर रहे हैं पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं।
तो पैरामीट्रिक टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे कर सकते हैं? एक तो पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करके, दूसरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करके। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसके अंदर 1 सैंपल और 2 सैंपल, 2 या मोर 2 सैंपल्स होते हैं। नन पैरामीट्रिक टेस्ट यानी कि नन डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर 1 सैंपल और 2 सैंपल होते हैं। 1 सैंपल के अंदर टी टेस्ट, डेड टेस्ट होता है। 2 सैंपल्स के अंदर, जिसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं, मोर देन 1 ग्रुप इसके अंदर होता है। पेयर सैंपल होते हैं, जिसके अंदर आप पेयर टी टेस्ट का यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट के अंदर आप 2 ग्रुप जेड टेस्ट, 2 ग्रुप टी टेस्ट और जेड टेस्ट का यूज करते हैं। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट सैंपल्स में आपके आते हैं नॉन पैरामीट्रिक में, जो इंडिपेंडेंट सैंपल्स यानी कि काई स्क्वायर, मान विट्टी टेस्ट, मीडियन, केस और पेयर्ड पे साइन, आपका विल्कॉक्सन, मैकनेमर और काई स्क्वायर। नाउ ये कुछ आपकी कंडीशंस होती है कि आप मतलब ये आपके टेस्ट होते हैं बेसिकली, कि पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं, नन पैरामीट्रिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट आपके होते हैं इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, वन वे अनोवा टेस्ट और रिपीटेड मेजर अनोवा टेस्ट और पियर्सन आर। दूसरी तरफ नन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, कब यूज करते हैं, मतलब कौन कौन से टेस्ट यूज करते हैं? मानविटी टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट, क्रुस्कल वैली टेस्ट, फ्रेडमैन टेस्ट और स्पीयरमैन रो। अब इसकी देख लेते हैं कि ये टेस्ट कब यूज होते हैं। जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे जो सैंपल है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, मतलब 2 कैटेगरी हो यहाँ पे और एक यहाँ पे वेरिएबल हो। दूसरी तरफ जो नन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है तब यूज करते हैं मान विट्टी यू टेस्ट, कि जब आपका यहाँ पे 2 तरीके के इंडिपेंडेंट सैंपल हो, ठीक है, 2 तरीके के इंडिपेंडेंट सैंपल हो, यहाँ पे भी 2 तरीके के इंडिपेंडेंट सैंपल हो, यहाँ पे भी हो। दूसरी तरफ पेयर टी टेस्ट कब यूज करते हैं? पेयर टी टेस्ट तब यूज करते हैं कि जब 2 तरीके के रिलेटेड सैंपल हो, 2 डिपेंडेंट सैंपल हो, तब हम यहाँ पे पेयर टी टेस्ट का यूज करते हैं। ये पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करते हैं। दूसरी तरफ नन पैरामीट्रिक टेस्ट में, मान लो अगर आप नन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर जब 2 रिलेटेड सैंपल है तो उसके लिए आप विल्कॉक्सन साइन रेंज टेस्ट का यूज करते हैं। दूसरी तरफ आता है वन वे अनोवा टेस्ट। वन वे अनोवा टेस्ट आप तब यूज करते हैं कि जब आपका इंडिपेंडेंट सैंपल्स हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट सैंपल हो और मोर देन 2 कैटेगरीज हो, 2 या 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हो, 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे मीन हो आपके। दूसरी तरफ यहाँ पे आप नन पैरामीट्रिक टेस्ट का कब यूज करते हैं कि जब ये आपका मतलब 2 से ज़्यादा कैटेगरीज हो बिटवीन द सब्जेक्ट और वो इंडिपेंडेंट सैंपल हो। दूसरी तरफ फ्रेडमैन टेस्ट का कब यूज करते हैं कि जब आपके 2 रिलेटेड सैंपल्स हो, मोर देन 2 कैटेगरीज हो और रिपीटेड मेजर आप कर रहे हो उसका, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है कि कब कब टेस्ट यूज करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, एक बार देख सकते हैं ध्यान से कि कब हम यूज कर रहे हैं। नीचे आपको उसके वेरिएबल्स दिए हुए कि किस कंडीशन पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कितनी कैटेगरीज इसके अंदर होती है। कैटेगरीज यानी कि सैंपल, कितने सैंपल है इसके अंदर, 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से कम है, तो ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट बारी आती है इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस के अंदर किया है। अब बारी आती है इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स में आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं और उसका कुछ कंक्लूजन निकाल के दे रहे हैं, कुछ कंक्लूजन आप ड्राइव करके दे रहे हैं, तो ये हमारा इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपके कई तरीके के टेस्ट होते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, टी टेस्ट, और इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम उसको देखते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा आप सबको। नाउ अब जो इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स टेस्ट है हम क्यों यूज कर रहे थे कि जब हमें कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करना और कुछ कंक्लूजन निकाल के देना, कुछ कंक्लूजन ड्राइव करना, तो उसके लिए आपके 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो जेड टेस्ट होता है हम तब यूज करते हैं कि जब हमें यहाँ पे सैंपल का साइज मोर देन 30 हो और हमारा जो सैंपल का साइज मोर देन 30 हो, और इसके अलावा यहाँ पे हम जेड टेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जेड स्कोर को निकालते हैं। ये जो टेस्ट होता है बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जिसको यूज कर रहे हैं सिग्निफिकेंस डिफरेंस देखने के लिए, 2 मीन के बीच में कैसा सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, उसके लिए आप जेड टेस्ट का यूज करते हैं। जेड टेस्ट एक तरह का टाइप है हाइपोथेसिस टेस्ट का, जिसमें आप ये चेक करते हैं
कि जो आपके जितने टेस्ट है वो वैलिड है या रिपीटेबल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि जब आप इसके मतलब एक्स को यानी कि इसके रॉ स्कोर को जब आप माइनस करते हैं मीन के पॉपुलेशन से, जो पॉपुलेशन की मीन से, और उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट ऑफ एन, तो ये आपका जेड टेस्ट आप जेड स्कोर निकालते हैं। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस होती है कि सबसे पहले अगर आपको जेड टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको पॉपुलेशन डिफाइंड होनी चाहिए। आप स्टेट करते हो कि कौन सा नल हाइपोथेसिस होना चाहिए, कौन सा अल्टरनेट हाइपोथेसिस होना चाहिए, फिर आप इसकी जेड वैल्यू निकालते हो, यानी कि जो ऑब्जर्व मीन है उसको आप यहाँ पे माइनस कर देते हैं विद द पॉपुलेशन मीन, उसको आप डिवाइड कर देते हैं बाय द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर है क्या, यानी कि स्टैंडर्ड एरर आपका है कि मतलब एक ऐसा स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन जो कि एक तरह का मेजर ऑफ डिस्पर्जन है सैंपल मीन से, कि सैंपल के मीन से वो कितना आपका डिस्पर्स्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ सैंपल मीन्स अराउंड द पॉपुलेशन मीन, तो आप उससे आप डिवाइड करते हैं। फिर आप इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फिक्स करते हैं और आप कंपेयर करते हैं जेड वैल्यू को, कि मान लो आपने जेड टेस्ट लगाया, कितना रिजल्ट आया। अगर आपका जो जेड टेस्ट की वैल्यू है मोर होगी टैबुलेटेड वैल्यू से, तो आपका ये हाइपोथेसिस है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपका जेड की जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली लेस आएगी आपके टैबुलेटेड वैल्यू से, तो ये आपकी स्टडी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं होगी। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे नल हाइपोथेसिस को। अगर ज़्यादा है जेड की वैल्यू कंपैरेटिवली जो टैबुलेटेड वैल्यू से, तो आप इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कम है तो आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और अपने रिसर्चर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। तो ये आपकी कुछ कंडीशन है। दूसरी तरफ टी टेस्ट आप कब परफॉर्म करते हैं, टी टेस्ट हम कब यूज़ करते हैं कि जब आपको कंपेयर करना है दो मीन के, मतलब कंपेयर करना है डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, उसके लिए आप टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। जो इसकी भी कंजप्शन होती है कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, जो पॉपुलेशन का साइज है वो लेस देन 30 होना चाहिए। इसके अलावा जो आप सैंपल को ड्रॉन कर रहे हो पॉपुलेशन से, सैंपल को रैंडमली होना चाहिए और आपके पास पॉपुलेशन का मीन आपको पता होना चाहिए, तभी आप टी टेस्ट लगा सकते हैं। और टी टेस्ट का कब यूज़ करें कि जब आपको यहाँ पे कंपेयर करना है डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में जो मीन है उनका क्या डिफरेंस है, आप उसको चेक करना है, उसको कंपेयर करना है, जिसके लिए आप टी टेस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ इसका फॉर्मूला होता है जिसमें आप यूज कर रहे हैं, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं मीन को, सैंपल डेटा के मीन को विद द नोन वैल्यू को। आप इसका ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि जब आप जो स्कोर की जो वैल्यू है उसको आप माइनस कर देते हैं पॉपुलेशन के मीन से और उसको आप डिवाइड कर देते हैं बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से, तो ये आपका टी टेस्ट का टेस्ट करने का फॉर्मूला होता है। दूसरी तरफ अनोवा आप कब यूज़ करते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसको कहते हैं, एक तरह का स्टैटिस्टिकल टेक्निक है कि जब आपको पोटेंशियल डिफरेंसेस देखना है स्केल लेवल के बीच में डिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, यानी कि अनोवा टेस्ट आप तब परफॉर्म करते हैं कि जब आपको कंपेयर करना है दो टाइप ऑफ वेरिएशन में कि आपका वेरिएशन क्या है बिटवीन द मीन और विद इन द मीन, उसके लिए आप अनोवा का यूज करते हो। यानी कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस देख रहे हैं, आप दो ग्रुप का वेरिएंस चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अनोवा यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है MST डिवाइडेड बाय MSE, यानी कि मीन डिफरेंस, जिसमें आप देख रहे हैं मीन क्या है, वेरिएशन क्या है बिटवीन द सैंपल मीन और वेरिएशन कितना है विद इन ईच ऑफ द सैंपल मीन। नाउ फिर आता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट ये आपका नन पैरामेट्रिक होता है इन नेचर। इन्फ्रेंशियल में आपने 3 देखे, वो सारे पैरामेट्रिक थे। दूसरी तरफ जब हम टेस्ट कर रहे हैं कुछ हाइपोथेसिस का कुछ कंक्लूजन हम ड्राइव करें, तो नन पैरामेट्रिक कंडीशन में आपका आता है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट आपको क्या बताता है, काई स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ द टेस्ट होता है, जो डिटरमाइन करता है कि सैंपल का जो डेटा है वो कितना मैच कर रहा है पॉपुलेशन से, तो उसके लिए आप काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट का जो फॉर्मूला होता है ये आपका जो टेस्ट करता है कि वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटेगोरिकल वेरिएबल डिफर कर रही है फ्रॉम ईच अदर। तो उसका फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व्ड जो आपका वैल्यू है इसको आप माइनस कर देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से और डिवाइड कर देते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो ये आपका काई स्क्वायर को मेजर करने का
फॉर्मूला ये आपको दिखाया गया है, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट का कब यूज करते हैं कि जब हम यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करें पॉपुलेशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हमारा यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंस है दो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल, जब यहाँ पे रिलेशनशिप होता है बिटवीन दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में जिसको हम कंटीन्यूअस टेबल से डिस्क्राइब करते हैं, और सैम्पल वेरिएंस का जब हम स्टडी करते हैं तो तब हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। और जो काई स्क्वायर टेस्ट का जो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के थ्रू दिखाता है, ये आपको बताता है कि आपका जो सैंपल का डेटा है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल पॉपुलेशन के डेटा से, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया। नाउ अब कोरिलेशन भी आपका इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये आता है, इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक डेटा एनालिसिस के अंदर आता है। तो कोरिलेशन क्या है? एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड कि जब आप दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो आप कोरिलेशन देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन आता है तो यानी कि दो वेरिएबल आपस में एसोसिएट कर रहे हैं, अगर एक वेरिएबल इंक्रीज होगा दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होगा। नेगेटिव कोरिलेशन एक ऐसी स्थिति है कि जब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्रीज होगा दूसरा इंक्रीज होगा, वाइस वर्सा कंडीशन चलता है। वीक कोरिलेशन एक ऐसी कंडीशन है कि जब एक वेरिएबल मतलब यहाँ पे वीक है, दोनों वेरिएबल के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं है, तो वो वीक वेरिएबल यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है? तो कोरिलेशन कोफिशिएंट एक तरह का वैल्यू है, जो वैल्यू है रिलेशनशिप की। कोरिलेशन कोफिशिएंट लाई करता है बिटवीन -1 and 1 कि दो वेरिएबल आपस में कितना एसोसिएट कर रहे हैं, कितनी डिग्री पे एसोसिएट कर रहे हैं, तो वो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट के थ्रू आप दिखाते हैं। मान लो अगर आपका वैल्यू -1 है तो इसका मतलब दो वेरिएबल्स है आपस में स्ट्रांगली नेगेटिवली कोरिलेटेड है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे मतलब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है दो वेरिएबल्स के बीच पे, अगर यहीं पे वैल्यू 1 आती है तो दो वेरिएबल्स आपस में पॉजिटिवली कोरिलेट करते हैं हाईली, ठीक है। तो वो आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पियर्सन ने हमें लीनियर रिलेशनशिप का एक कॉन्सेप्ट दिया है कि कोरिलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाता है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, लेकिन पियर्सन ने अपना ही एक तरह का रिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है कि जिसपे आप डायरेक्शन भी नाप सकते हैं कि दो वेरिएबल्स आपस में किस डायरेक्शन में लाई कर रही है, इनकी स्ट्रेंथ क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो उसको आप लीनियर रिलेशनशिप से जांचते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है जिसको आप ग्राफिकल थ्रू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y विच इज इक्वल टू mx, जिसको प्लस करते हैं b से। y क्या है? y आपका दिखाता है लीनियर रिलेशनशिप, m क्या है? स्लोप, y आपका इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, पॉइंट बाइसेरल कोरिलेशन, टेट्राकोरिक कोरिलेशन, स्पीयरमैन कोरिलेशन और पाई कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन ये आपको पियर्सन ने दिया है यहाँ पे, ठीक है। पियर्सन ने आपको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन दिया है। ये आप तब यूज करते हैं कि जब आपके दोनों ही वेरिएबल्स कॉन्टिन्यूअस हो। पॉइंट बाइसेरल कोरिलेशन आप तब यूज करते हैं कि जब एक आपका वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा आपका ट्रू डाइकोटोमस है। ट्रू डाइकोटोमस मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग, यानी कि हेड एंड टेल, ठीक है। हेड एंड टेल जो कि दो कैटेगरीज में इक्वली डिवाइडेड हो सकते हैं, हेड टेल, ट्रू फॉल्स ऐसे वाले। फिर आता है बाइसीरियल में आपका एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल होता है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि जो लगातार चलते रहे, यानी कि आपको किसी की परफॉर्मेंस को चेक करना है तो विच इज कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। दूसरी तरफ आता है फॉल्स डाइकोटोमस यानी कि जो कि आप म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, जिसको आप बांट नहीं सकते, मतलब म्यूचुअली वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड नहीं है, जैसे कि हाई लो, इसके अंदर बीच में मीडियम भी आता है। तो ये आपकी फॉल्स डाइकोटोमस वेरिएबल होता है कि जब एक कॉन्टिन्यूअस दूसरा फॉल्स हो। टेट्राकोरिक कोरिलेशन में कि जिसके अंदर आपका ये दिखाता है कि कितना आपका वेरिएबल स्ट्रांगली और वीकली दूसरे से एसोसिएट कर रहा है। अगर स्ट्रांगली एसोसिएट करता है तो वो परफेक्ट एग्रीमेंट 1 के थ्रू दिखाता है, अगर कोई तरह का एग्रीमेंट नहीं है तो वो 0 से इंडिकेट करता है। स्पीयरमैन कोरिलेशन का तब यूज करते हैं कि जब आपके दोनों ही वेरिएबल्स ऑर्डिनल हो, दोनों ही नॉन पैरामीट्रिक हो इन नेचर, ठीक है।
तो ये आपको दिखाता है। फाई कोरिलेशन होता है कि जब वो दोनों ही आपके वेरिएबल्स है वो डाइकोटोमस होते हैं, मतलब दोनों ही इक्वली मतलब म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इंक्लूसिव है, एक दूसरे में आ रहे हैं, जैसे कि मतलब जैसे कि मेल फीमेल आ रहे, मतलब रूरल अर्बन, तो ये फाई कोरिलेशन की कंडीशन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये सब कुछ हमने कर लिया। अब लास्ट हमारा आता है कि जब हमें क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करना है। अभी तक हमने क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कर लिया, तो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस में आपके कई तरीके के आ गए, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस टेस्ट आ गया, इन्फ्रेंशियल आ गया। इसके भी हमने कई तरीके के टूल्स देख लिए, कई तरीके के मेजर्स देख लिए, कई तरीके की टेक्निक्स देख ली। अब बारी आती है हमारी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। अब इसको कैसे करते हैं, तो इस क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस को करने के लिए हमें डेटा रिडक्शन का यूज़ करते हैं, एनालिसिस करते हैं, एनालिटिकल इंडक्शन करते हैं, कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस बेसिकली कि जब आपको क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस करना होता है टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब टेक्स्ट डेटा को आप इनका आप कैटेगरी बनाते हो, कोड बनाते हो, आप इसकी कोडिंग करते हो और इसको मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कहलाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस एक तरह का एनालिसिस होता है क्वालिटेटिव डेटा का, जिसके अंदर आप टेक्स्ट जो डेटा है इसको आप इंटरव्यू और ट्रांसक्रिप्ट्स के फॉर्म में लेते हैं, फिर बाद में जाके इसका आप कोडिंग करते हैं। ठीक है, इसका सेंस बनाते हैं, इसको आप क्रिएटिवली तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको आप किसी कॉन्टेक्स्ट में लेकर आते हैं, एनालिटिक स्ट्रेटेजीज आप अपनाते हैं अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए। ये आप 3 कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। पहला आता है आपका डेटा रिडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, सेकंड आता है एनालिटिकल इंडक्शन एंड थर्ड इज कांस्टेंट कंपैरिजन। जो डेटा रिडक्शन और क्लासिफिकेशन होता है इसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने जो भी डेटा कलेक्ट किया है, मान लो आपने इंटरव्यू लिया है अपने मतलब रिस्पॉन्डेंट से, तो इनके जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं आप उनको एडिट करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको प्रेजेंटेबल वे में बनाते हैं। तो आप हर एक डेटा के जो भी इनके रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको स्कोरिंग करते हैं बाद में जाके। ठीक है, उसको आप स्कोर करके आप उसका एनालिसिस करते हैं, आप कोड करते हैं। ठीक है, जो बेसिकली हबर मैन और माइल्स के अकॉर्डिंग जब हम डेटा रिडक्शन और क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब डेटा रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब हम एंटीसिपेटरी वे का यूज़ कर रहे हैं कि जब हम अपने डेटा को कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा को, कोई भी डेटा मानो हमने कलेक्ट करा है, फील्ड नोट, इंटरव्यू, टेप लिए हैं, तो उसको आप थीम में जा रहे हैं, अपने डेटा को समराइज कर रहे हैं, मीनिंगफुल वे में क्लस्टर कर रहे हैं, स्टोरीज आप बना रहे हैं, तो वो आपका डेटा रिडक्शन के अंदर आ जाता है। तो डेटा आप सबसे पहले क्या करते हैं, ये चार्ट देखिए, आई होप ये विजिबल होगा आपको। सबसे पहले आप क्या करें, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, विजुअल मटेरियल के थ्रू। ठीक है, फिर बाद में आप उसे रिव्यू करते हैं। रिव्यू कैसे करते हैं, जो आपने जो फील्ड नोट्स लिए होते हैं, जो आपने मेमोज बनाए होते हैं ड्यूरिंग दी ऑब्जर्वेशन सेशन, तो आप उसको ओपन कोडिंग करते हैं, मतलब उसको मोर कंसेप्चुअल वे में लेबलाइज करते हैं, उसे कैटेगराइज करते हैं। ओपन कोडिंग के बाद आप डेटा को एक्चुअल कोडिंग करते हैं। एक्चुअल कोडिंग मतलब जब आप डेटा को मीनिंगफुल वे में कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देते हैं, आप उसका मतलब क्या करें, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग उसको लगा रहे हैं, कैटेगराइज बना रहे हैं। फिर लास्ट में जाके सिलेक्टिव कोडिंग होती है। सिलेक्टिव कोडिंग कि जो आपने डेटा लिया है उसको आप जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है उसे सिलेक्ट करना, उसे आप अपने डेटा में रिटेल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप डेटा की कोडिंग करते हैं। और डेटा कोडिंग क्या है कि जब आप डेटा को सिर्फ लेबल नहीं कर रहे लेकिन उसका लिंक बना रहे हैं मीनिंगफुल वे में। फिर आता है एनालिटिकल इंडक्शन। एनालिटिकल इंडक्शन जिसके अंदर एक ऐसा इंडक्शन जिसके अंदर रिसर्चर तब यूज़ करता है कि जब रिसर्च को आप लॉजिकली वे में अपने डेटा को कलेक्ट करें, डेवलप करें, एनालिसिस करें, ऑर्गेनाइज करें अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स को, और कोई फॉर्मल ऑब्जेक्टिव, इसका क्या होता है, किसी तरह का कॉजल एक्सप्लेनेशन देना, उसके लिए हम एनालिटिकल इंडक्शन करते हैं। तो एनालिटिक इंडक्शन भी आपका एक प्रोसेस में चलता है कि सबसे पहले आप कोई प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसे रीडिफाइन करते हैं, फिनोमिना को, किसी पर्टिकुलर केस को आप स्टडी करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, फिर मोर केसेस को स्टडी करते हैं, फिर बाद में जाके आप इसमें देखते हैं कि डू ऑल द केसेस फिट हो रहे हैं आपके हाइपोथेसिस में, ये नहीं क्या नहीं, यस या नो, तो उसके अलावा आप उसको का एनालिटिकल करते हैं, एनालिटिकल इंडक्शन करते हैं। कांस्टेंट कंपैरिजन क्या है, कांस्टेंट कंपैरिजन में आप अपने क्या करते हैं, कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूस की तरीके से अपने डेटा को रीअरेंज करते हैं, एग्रीगेट करते हैं, रिफाइंड वे में कैटेगरीज बना रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस निकाल रहे हैं, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। तो ये भी आपकी 4 स्टेजेस में होती है। सबसे पहले आप डेटा को कंपेयर करते हो,
टेक्स्ट को, इंसिडेंट्स को, हर एक कैटेगरी में उसको आप लगाते हैं, वैलिडेट करते हो हर एक कैटेगरी को, फिर इन कैटेगरीज को इंटीग्रेट करते हो, उनकी प्रॉपर्टीज बनाते हो, फिर आप उसकी थ्योरी बनाते हो, डिलिमिट करते हो थ्योरी पे, कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हो, और जो आपसे रेलिवेंट नहीं होता उसको आप हटा देते हैं, फिर लास्ट में जाके आप उसको प्रॉपर तरीके से थ्योरी बना देते हैं टेक्निक का यूज करके, मेमोइंग, स्टोरी लाइनिंग और डायग्रामिंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको कि क्लियर पिक्चराइजेशन हो गई होगी कि हम कैसे डेटा एनालिसिस करते हैं, इसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स होती है, किन किन टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर वे में आपकी बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कभी भी, और बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक में आपको मैंने जो प्रीवियस सेशन है जो यूनिट 6 के ऊपर हुआ था, पार्ट 1 एंड 2, उसका लिंक मैंने दे दिया, तो वहाँ से डायरेक्टली आप लिंक को ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं और अपनी फाइनल रिवीजन कर सकते हैं एग्जाम की। एक क्लियर पिक्चराइजेशन होगी हमारे दिमाग में कि किसके अंदर कौन सा टेस्ट आता है और कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आप सबके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, एंड एट दी एंड आप जरूर अपने फीडबैक्स प्रोवाइड करना कि कैसे लगा आपको मेरा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, ऐसे ही पढ़ते रहो, अपने गोल जेएफ को 100% अचीव करो। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड।